हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4। ठीक है, 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। 3 यूनिट में आपको बहुत अच्छे से हर एक तरीके से हर एक एंगल से हर एक टॉपिक ठीक से समझाया है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो इसका मतलब ये कि वो आपके पढ़ने में फॉल्ट है। ठीक है, तो आप अपने पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको आप फिर कमेंट करके या कैसे भी पर्सनली या कैसे भी पूछ करके और आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, कोई वीडियो में अगर एक बार में नहीं आती तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप वीडियो को रिप्ले रिवाइंड और ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा है अपन को। ठीक है भाई, तो अब जो है अपन 4th यूनिट पे आ गए हैं। ठीक है, इसमें भी लगेंगे लगभग काफ़ी लगते हैं वैसे दिन, अगर देखें तो जैसे अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो 8 से 10 दिन लगते हैं। तो अब लगा लो आप, उस हिसाब से टाइम तो लगेगा ही। इसमें भी बाउंड्री वेरिएबल टॉपिक कम है लेकिन बड़े हैं, लेंदी हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। मतलब कन्फ्यूजिंग मतलब कैलकुलेशन कन्फ्यूजिंग है, कैलकुलेटिव है, थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से, मतलब मैं परेशान नहीं कर रही हूँ आपको, थोड़ा सा अलर्ट कर रही हूँ ताकि चीज़ों को स्टार्टिंग से ठीक से देखो। स्टार्टिंग से ठीक से देखोगे ना, वही है हर चीज़ का कंसेप्ट पकड़ते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चीज़ें लेंदी हैं काफ़ी, 6 7 7 8 8 पन्नों के एक एक टॉपिक है और डेरिवेशंस चलेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना हर एक स्टेप को, क्योंकि सब में प्रोसीजर सेम ही फॉलो होगा। ठीक है, एक बार प्रोसीजर पकड़ लिया, एक बार में नहीं तो 2 बार में पकड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और अगर लास्ट तक रट्टाफिकेशन चलाया ना तो नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम पकड़ोगे आप कि कहाँ है, कंसेप्ट पकड़ोगे उसका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रटोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि रटने से पार नहीं पड़ेगी। हमेशा बोलती हूँ मैं ये बात। परिसीमा मान समस्याएं, हिंदी में बोलते हैं परिसीमा मान समस्याएं। ठीक है, तो 4th यूनिट जैसे अपनी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन कौन सी वाली बुक स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो टाइम लेती है काफ़ी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। फिर थर्मो है आपकी, थर्मो में दिक्कत नहीं आती। थर्मो में मतलब कुछ 2 4 5 10 टॉपिक होंगे ऐसे, बाकी थर्मो तो सिंपल ही आती है ना, उसमें आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ेंगे इसके बाद। ठीक है, क्योंकि वो टाइम लेगी आपका और सारी चीज़ें नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सारी चीज़ें नई हैं। जिन चीज़ों से घबराते हो ना आप हमेशा, सबसे ज़्यादा सर्किट वगैरह से, वो सब सर्किट वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे। ठीक है, शुरू करेंगे उसको। चलो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम शुरू करते हैं फिलहाल, 4th यूनिट। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़ना, ठीक है, तरीका पकड़ना, सब में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सब में सेम प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसेस है तो कन्फ्यूजन ना हो। तो डेली का डेली निपटाते चलना, या एक टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद उसको करते चलना, ताकि दिमाग में आपके फिट हो जाए वो तरीका। ठीक, चलें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हम शुरू कर रहे हैं। परिसीमा मान समस्याओं से मेरा क्या मतलब है, देखो फिजिक्स में ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए बाउंड्री को काम में लिया जाता है। बाउंड्री मतलब परिसीमा। मान लो कोई भी आपके पास समस्या है ना, सिंगल वेरिएबल है चाहे वो मैनी वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बाउंड्री वैल्यू, अब बाउंड्री का क्या मतलब है, कैसे क्या है, वो सब हम देखेंगे एक एक करके। लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि किससे सिद्ध होती हैं, परिसीमा से, यानी कि बाउंड्री से। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को जनरली सॉल्व करने के लिए सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काम में ली जाती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल से आप समझ गए होगे आप कि एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, मोर देन वन वेरिएबल्स होंगे। तो मोर देन वन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम काम में लेते हैं। और हमारा तरीका क्या रहता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इस सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मैनी वेरिएबल इक्वेशन होगी। पार्शियल से मतलब क्या है, मैनी वेरिएबल। मैनी वेरिएबल से मतलब बहुचर, मतलब उसमें एक से ज़्यादा ऐसे चर होंगे जो बदल रहे होंगे। ठीक है, आपको पहले भी मैंने अंतर बता रखा है कि आंशिक में यानी कि पार्शियल में और टोटल में क्या फ़र्क होता है। 2 तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं, पार्शियल और टोटल डिफरेंशिएशन, पूर्ण अवकलन या फिर आंशिक अवकलन। आंशिक में कोई भी वाई जो है वो क्या होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, जैसे एक्स और जेड का है। तो कुछ डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, जेड के रेस्पेक्ट में भी होता है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल्स होंगे, बहुचर होंगे। लेकिन जब वाई केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल का, तो वहाँ पर हम टोटल डिफरेंशिएशन या पूर्ण अवकलन काम में लेते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है पार्शियल को सॉल्व करने का, जो मैनी वेरिएबल है उसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, यानी कि जो बहुत सारे चर हैं, बहुचर है, उसको एकल चर में कन्वर्ट करोगे।
ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला, परिसीमा मान समस्या या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काम में ली जाती है। पार्शियल मीन्स मैनी वेरिएबल, और मैनी वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए सिंगल वेरिएबल यानी कि एकल चर में, और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, चरों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 2 ही होंगे, हो सकता है 3 हो, किसी में 4 हो, तो उन चारों को जितने भी होंगे उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सिंगल वेरिएबल में। बाय व्हाट मेथड, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, या हिंदी में बोलते हैं चरों के पृथक्करण की विधि। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आती है, ये आपको थर्ड ईयर में भी काम में आएगी कई जगहों पर, तो वहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊँगी कि कैसे होगा, यहीं से आप याद रख करके चलो, समझते हुए चलोगे तो रिकॉल हो जाएगी माइंड में, तो रटोगे तो रिकॉल नहीं होगी, समझोगे आपको तो थोड़ा सा भी मैं बताऊंगी तो रिकॉल हो जाएगी, लेकिन पूरा प्रोसेस नहीं आपको वहाँ पे रिपीट करूँगी। तो थर्ड ईयर में भी काम आएगा आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते क्या है, बेसिकली मैनी वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम चलेंगे ईजी से टफ की ओर, यानी कि पहले कुछ ऐसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स लेंगे जो सिंपल होंगी, और उससे फिर अपन टफ को पे जाएंगे। तो सबसे पहले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाती है तो उसमें आती है लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन भी 2 तरीके की होती है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। पहले हम प्रोसेस को देखेंगे 2 डायमेंशन में, देन वी विल अंडरस्टूड दैट इन 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन में आपको एज यूजुअल समझ में आ जाएगी। अगर 2 ले रहे हैं तो उसमें आपको तीसरा एक वेरिएबल और बढ़ाना है, दैट्स इट, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। तो सेकंड वेरिएबल में आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी 2 डायमेंशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण को लेकर, और किस मेथड को समझेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अभी हालांकि बाउंड्री वैल्यू पे मैं डायरेक्ट क्लिक नहीं करूँगी, मैं करूँगी 3 डायमेंशन से ही क्लिक, ठीक है। मैं सिर्फ क्या समझाऊंगी, 2 डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन से आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कि कैसे करते हैं, समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाप्लास इक्वेशन इन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम समझेंगे लाप्लास इक्वेशन इन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आपको यही याद नहीं होगा कि लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, हमने फर्स्ट ईयर में जब ईएमटी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने लाप्लास इक्वेशन पढ़ी थी, याद है आपको कुछ, लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन याद है, नहीं होगी याद। देखो पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, पॉइसन इक्वेशन होती है डेल्टा 2 फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। फिर हमने कहा था यहाँ पे रो क्या है, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व मतलब किसी भी वॉल्यूम में पर यूनिट एकांक आयतन में कितना चार्ज है वो किससे बताया जाता है, रो से, ठीक है। यानी कि इस पूरा ये जो क्यूब दिखाई दे रहा है इसके एकांक आयतन, या आप कह सकते हो 1 मीटर क्यूब में कितना आपके चार्ज है वो किससे दिखाया जाएगा, रो से। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। फिर हमने कहा था कि अगर क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि जो भी बाउंडेड चार्ज है किसी भी वॉल्यूम से अगर वो 0 हो जाए, इन दैट केस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जीरो चार्ज, मतलब जब आवेश शून्य होगा तो लाप्लास पॉइसन इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाप्लास इक्वेशन में, ठीक है। क्यू 0 होने का मतलब यही है कि रो 0 है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्यू 0 हो जाएगा रो 0। या तो आप ये कहो कि व्हेन देयर इज 0 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन पॉइसन इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू लाप्लास इक्वेशन, यानी कि जब आयतन आवेश घनत्व 0 होगा तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये जो डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 इज व्हाट, डेल्टा 2 इज लाप्लास ऑपरेटर, और कैसे दिखाया जाता है इसको, डेल्टा 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल्टा 2 बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 बाय डेल जेड स्क्वायर इफ दिस इज इन 3D। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसीलिए बिकॉज देर आर मोर देन 1 वेरिएबल्स, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो इसमें क्या काम में आता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो 3D में है तो 3 होंगे, बट हम बात कर रहे हैं 2D की, तो हम जेड को लेकर नहीं चलेंगे, हम एक्स और वाई को लेकर चलेंगे। जब 3D में पढ़ेंगे तो जेड और जोड़ देंगे उसमें, बस इतना सा काम होगा, समझ में आ गई। तो ये तो किस में है, 3D में, लेकिन मेरे को इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लिखेंगे सिंस, ये तो सिर्फ मैंने समझाया है आपको, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, सिंस लाप्लास इक्वेशन इन 2D डेल्टा 2 फाई
is equals to 0. General Laplace equation is this, and delta 2 is what? Delta 2 by del x square plus delta 2 by del y square. समझ में आ गई? And we have to solve this Laplace equation, and this is what? This is Laplacian operator. Laplacian operator, Laplacian संकारक, जो भी आप बोलते हो, ठीक है. अब देखो हमें क्या कर दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो लाप्लास ऑपरेटर है ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर और वाई पर, ठीक है. एंड वी हैव टू सेपरेट दीज वेरिएबल्स, ठीक है. तो ये जो फाई है, दिस फाई इज ऑल्सो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, क्योंकि अगर आप इस फाई का दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में भाई डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दो का ही फंक्शन होगा. डिफरेंशिएशन से ही हमें पता चलता है कि कितने का फंक्शन है वो. तो दो का है, एक्स का है और वाई का है, तो मुझे उसे सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है. ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ, ये लाप्लास ऑपरेटर की वैल्यू इसमें रख देती हूँ. समझ में आ गई? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन 1 विल बी 1 डाल दो इसको, लाप्लास ऑफ इक्वेशन ना वो क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, और चलो एक स्टेप बढ़ा देंगे, डेल्टा 2 प्लस डेल वाई स्क्वायर. पहले मैंने ऑपरेटर की वैल्यू रख दी, फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टू वेरिएबल्स, यानी कि 2D, तो एक्स और वाई है केवल हमारे पास, ठीक है. बार बार नहीं बोलूँगी इस चीज़ को. चलो अब ये जो फाई है, ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है. हेयर फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है. तो मैं क्या कर रही हूँ, इस फाई को पहले मैं दो वेरिएबल तो हैं, दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने से पहले या पूरा मेथड जो है इस पर अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो खुद फंक्शन है इसको मैं दो अलग अलग फंक्शंस में तोड़ूंगी. देखो आप पहले फाई इज इक्वल टू, मैं इस फंक्शन को दो फंक्शंस में तोड़ रही हूँ, जिसमें एक फंक्शन एक्स डिपेंड अपॉन ओनली एक्स एंड दूसरा फंक्शन वाई विल डिपेंड अपॉन ओनली वाई वेरिएबल. हालांकि फाई को मैंने सिर्फ ऐसे तोड़ा है दो अलग, हालांकि इससे ये सिद्ध नहीं होता कि फाई जो है वो एक्स का ही है या वाई का ही है. हाँ, लेकिन ये क्लियर है कि ये जो एक्स है दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस फाई इज ओनली फंक्शन ऑफ वाई, दैट्स इट. बट फाई इज फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. बात समझ में आ रही है? यानी कि फाई जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, लेकिन फाई को तोड़ा इस तरीके से है दो अलग अलग फंक्शंस में कि जो एक्स है वो केवल एक्स पर डिपेंड कर रहा है और जो कैपिटल वाई है वो केवल वाई पर डिपेंड कर रहा है. बात समझ में आ गई? तो इसको मैंने डाल दिया 2 और इसको मैंने डाल दिया 3. और मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने ये आपको थोड़ा थोड़ा शायद फर्स्ट ईयर में भी बताया है, कहीं यूज़ हुआ होगा तो मैंने बता दिया होगा पूरा मेथड, बाकी बताया तो कोई बात नहीं, अब तो आपकी ऑफिशियली है ही तो अब तो समझना ज़रूरी है. तो 3 को मैं किस में रख रही हूँ, 2 में. ये जो फाई है इसकी जगह पर मैं पुट कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ देखो, पुट इक्वेशन 3 इंटू 2, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये जो फाई है उसकी जगह पर मुझे ये रखना है, ठीक है. पहले तो मैं पूरा डिटेल में रख रही हूँ, बाद में मैं ये ब्रैकेट वाला काम झंझट नहीं रखूँगी. अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि एक्स केवल एक्स का ही है, वाई केवल वाई का ही है, ठीक है. प्लस डेल्टा 2 प्लस बाई डेल वाई स्क्वायर और एक्स एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 0. आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए, ठीक है. अब आओ आगे, देखो यहाँ से क्लियर है कि डिफरेंशिएशन इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर वाई क्या कर रहा है, वाई तो कांस्टेंट है. जब मैं डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो वाई तो कांस्टेंट है. ले लो ना वाई को बाहर, ये लो वाई को बाहर ले लिया. इधर जब वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स क्या कर रहा है उसको बाहर ले, ये लो. अंदर केवल क्या बचेगा, वाई बचेगा भाई, ठीक है. अब मेरी बात सुनो, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है 4, इसको पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रही हूँ विद दिस इक्वेशन थर्ड से मतलब फाई से मतलब एक्स वाई से, ठीक है. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 को डिवाइड कर रही हूँ किससे, 3 से. तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब आप इसके नीचे एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो ये तो क्या डिवाइड होगा, एक्स और वाई से डिवाइड करोगे तो वाई से कैंसिल हो जाएगा. दिखा दूँ, एक स्टेप बढ़ा दूँ, चलो. ये फंक्शन नहीं लिख रही, अब सिर्फ वाई लिख रही हूँ, डेल्टा 2 एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है. डिवाइड करना है किससे, रुक जाओ, एक्स डेल्टा 2 वाई बाय डेल वाई स्क्वायर. डिवाइड करना है किससे, एक्स और वाई से. अंडरस्टूड है, एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, सही है. डिवाइड करेंगे अपन
तो ये y तो y से कट जाएगा ना, अंदर लेके जाओगे तो केवल क्या बचेगा 1/x डेल्टा 2x बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे अंदर लेके जाओगे तो x कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/y डेल्टा 2y बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, देन दिस पार्ट डिपेंड अपॉन ओनली x एंड दिस पार्ट डिपेंड्स अपॉन ओनली y। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये वाला पार्ट केवल x पर डिपेंड करता है, ये वाला पार्ट केवल y पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों को अलग अलग हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? बिकॉज दिस पार्ट डजंट इफेक्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट डजंट इफेक्ट दिस पार्ट, यानी कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं x में चेंज करूँ तो केवल ये चेंज होगा, क्या इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। और अगर मैं y वेरिएबल में चेंज करूँ तो केवल ये चेंज होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोथ पार्ट ऑफ दिस इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं करते वो। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे अपन इससे आगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो, थैंक यू।